के जी की बातें कर दी, उज्ज्वल भारत की बातें कर दी, हकीकत जमीनी बहुत परे। लगता है के शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं वापस उनके पास जाऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ए.के. वाजपेयी साहब हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। ए.के. वाजपेयी जी, जो बुनियादी सवाल हैं उनके उत्तर तो हर सरकार को देने चाहिए, लेकिन ये जो टारगेट सेट अगले 400 दिन के लिए प्रधानमंत्री ने किया है, क्या ये वाजिब है और इसके वैसे ही परिणाम मिलेंगे जो 2019 में देखे गए? राम मोहन जी, ऐसा है, अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो टारगेट पहले फिक्स कर लेते हैं और उसी के हिसाब से उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स रखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? ये इनको समझ थोड़ी आएगा चीजें। ये विपक्ष के लोगों को ये समझ नहीं आ पाएगा कि वो 400 का दिन का मतलब क्या है। मतलब अभी से पूरी सेना को तैयार कर दिया उन्होंने, अपनी जो बीजेपी की सेना है, कि चुनाव की भट्टी में झुक जाइए और ये रिजल्ट हमको चाहिए। तो ये कमांडर का फर्ज होता है, कमांडर का फर्ज होता है कि अपनी सेना को कैसे जिताएंगे। दूसरी तरफ ये क्या बातें कर रहे हैं, कहां एकता की बात हो रही है? इनके पास एक ही फार्मूला है कि विपक्ष का एकता हो जाए तो इनको हम बाहर कर देंगे। काहे का एकता? और खाली जनता को उस एकता से क्या लेना? हम तो ये कह रहे हैं, जनता को सरोकार है कि 80 करोड़ लोगों को बाकायदा अनाज मिल रहा है पिछले 3 साल से। जनता का कंसर्न वो है। जनता का कंसर्न ये है कि देश की छवि क्या बन रही है, नंबर 2। और नंबर 3, जनता का कंसर्न ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो भारत में कितना पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते। इन चीजों को जनता देख रही है और इसीलिए बार बार जनता रिपीट कर रही है। 14 में भी चैलेंज था, फिर 1900 में भी चैलेंज था, फिर गुजरात में भी चैलेंज था। मतलब कितनी बार परीक्षा है ये? तो देखिए, बीजेपी तो चुनाव की मशीन है, उनको तो आज खत्म हुआ दूसरे दिन फिर लग जाते हैं। मेरे साथ राजीव रंजन ये जानती है कि इस सरकार से, राजीव रंजन जी, टारगेट सेट करने में वाजपेयी साहब कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है और अच्छे मार्क्स पाने हैं तो एक तय तो करना पड़ेगा कि कितने मार्क्स हमें लेने हैं, उस हिसाब से तैयारी करें। देखिए, निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य निर्धारित करना ही चाहिए हर पार्टी को, लेकिन लक्ष्य निर्धारण के साथ कई असफलताओं को भी आपने कबूल लिया है। आपने ये माना कि आपको समाज के कमजोर तबकों के बीच जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया। धर्म और जाति के प्रश्नों पर पार्टी ज्यादा मुखर रही है और शायद इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि इस तरह के बेवजह बयानों से खुद का पल्ला झाड़े। उन्होंने कई ईमानदार स्वीकारोक्तियां पूर्व में भी की। जिस समय आप देख रहे थे कि गो हत्या के सवाल पर कई लोग अपने हाथ में कानून ले रहे थे, उन्होंने तथाकथित गो रक्षकों को भी काफी कुछ कहा था। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहते हैं और आरएसएस और जो भी सहयोगी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर जो एक तबका है वो किसी सूरत में अपने एजेंडे पर काम करना चाहता है और इसीलिए उन्होंने जब भी जो कुछ कहा है उन्होंने कहा, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं हुआ। लक्ष्य का सवाल है तो हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होंगे और 2024 का अंदाजा आपको इन राज्यों के चुनाव से आपको काफी हद तक मिल जाएगा कि कितनी मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में करना पड़ेगा, जब उन्हें छत्तीसगढ़ से लेकर उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और जो त्रिपुरा से लेकर जो जिन पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन सभी जगह कड़ी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन राजीव रंजन जी, कई स्थानों पर बड़े पराजय के बाद एक बात बताइए कि पिछला 2018 का परिणाम था 19 से पहले का, उसमें भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो माइनस ही था जो बड़े स्टेट हैं। तेलंगाना में भी ऐसा कुछ खास बीजेपी का प्रदर्शन है नहीं, लेकिन इसके बावजूद 2019 में जो परिणाम आया वो तो पिछली बार से भी बेहतर था। तो क्या ये गणित हमेशा काम करते हैं? देखिए, नहीं, मैं उसके अपने दावे की पुष्टि में आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर प्रदर्शन आपका निरंतर कमजोर हो रहा हो तो कोई चमत्कार ही आपको बचा पाएगा। 2022 में जिन राज्यों में उपचुनाव हुए, अभी ताजा उपचुनावों की चर्चा मैं कर रहा हूं, दिल्ली के एमसीडी का चुनाव मैं कह रहा हूं और हिमाचल, गुजरात के बाहर पार्टी बिखर रही है, गुजरात के बाहर बिखर रही है, जनाधार खिसक रहा है
पिछली बार का और एक बात एनालिसिस बिल्कुल साफ है, पिछली बार का एनालिसिस ये था कि गुजरात में भी कमजोर हो रही है और गुजरात में भी कांग्रेस की सीटें काफी संख्या में बढ़ी हैं। वो एक तरह से जीतते जीतते हार गए। ये विद्वानों का, आप जैसे विद्वानों का एनालिसिस पिछली बार था और 2019 का परिणाम हमारे सामने। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। वारिस साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी कह रही है कि अगले 400 दिनों में धर्म, जाति, इन भेदभावों को भुलाते हुए लोगों की सेवा का काम करना है, बिना वोट बैंक की परवाह किए। उन्हें मदद मिलेगी इससे? झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, क्या हिसाब से बोल रहे हैं आप? सुनिए ना, 2024 की तैयारी तो बीजेपी ने कर दी। किस तरह से कर दी है? मंदिर के नाम पे अमित शाह ने क्या कहा कि अब हम इनॉग्रेशन करने वाले भव्य राम मंदिर का, तो डेवलपमेंट के नाम पे तो नहीं कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे कर रहे हैं फिर से। तो ये भी इन्हीं के चुनावी वादा कर्नाटक था, में जहां पर इसमें आपको चुनाव दिक्कत होने क्या वाला है वहां कर्नाटक मैनिफेस्टो का हिस्सा था। कर्नाटका में भी चुनाव है। जी। कर्नाटक, आप सारे सवाल कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं ऐसा बीच में टोका टाकी में बात नहीं करता। वारिस पठान साहब, हमने तो यही कहा कि वो तो मैनिफेस्टो के जो हिस्से हैं उसको तो वो कहेंगे कि कहना ये भी गलत है। बस आप करिए, पूरी बात करिए। देखिए, फिर से बोलूंगा जी, बीजेपी ने अपना 2024 का जो चुनाव का मैनिफेस्टो था, मुद्दा था, तो जग जाहिर कर ही दिया है पूरे देश के सामने। अमित शाह ने क्या कहा? हम मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, भव्य मंदिर, मतलब डेवलपमेंट का तो बात नहीं है, मंदिर के नाम पे करेंगे। बात नंबर 2, कर्नाटका में जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे जो बीजेपी के नेता है, लीडर है, उन्होंने क्या कहा कि हम इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे और लव जिहाद के नाम पे वोट मांगेंगे। हमको रास्ता, डेवलपमेंट, विकास, इसकी बात ही नहीं करना है, लव जिहाद के नाम पे मांगेंगे। वहीं पर बीजेपी की जो तीसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा ठाकुर, उसने क्या कहा? छुरी चाकू तेज करके रखिए, दुश्मनों की गर्दन काटने में काम आएगा। तो मतलब चाकू छुरी के ऊपर चुनाव होगा, तो विकास, डेवलपमेंट कहाँ गया? जो वादे किए थे पिछले 9 साल में, तो एक भी वादा पूरा नहीं किया मोदी ने। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया जमा होगा आपके अकाउंट में, नहीं आया। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल, युवा जो देश का है बेरोजगार होकर घूम रहा है आज। मोदी जी ने कहा पेट्रोल डीजल गैस के दाम जो है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, कहां हुआ? आज भी आप भी गाड़ी में आए होंगे, मैं भी गाड़ी में आया हूं, पेट्रोल डालते, डीजल डालते, आसमान को छू रहा है प्राइस। बात नंबर 4, रुपये के डॉलर के बनिस्बत आप रुपये को देखिए कहां से कहां चला गया। तो ये सारे जो वादे किए थे मोदी ने, तो सारे खोखले नजर आ गए थे। मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर कहां विश्वास दिख रहा है? आए दिन उनके फुट सोल्जर जो है, या RSS वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, कहां सुनते हैं मोदी की बात? चलिए बताइए मेरे को। आए दिन कभी किसी को पकड़ लिया, मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला दिख लिया, उसको JSR नहीं बोलने पे मॉब लिंचिंग किया जाता है। कभी शक की बुनियाद पे किसी को गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि मोदी जी इनके ऊपर एक गलत काम हो रहे हैं के ऊपर, इसके आधार पर नरेंद्र मोदी वोट भी पा जाते हैं। तो वारिस पठान साहब, आप ये कह रहे हैं ये मॉब लिंचिंग हो गई या किसी एक सांसद ने कुछ कह दिया, उसके आधार पर बीजेपी को वोट मिल जाते हैं, उसके आधार पर वोट मिल जाते हैं? यानी देश की जनता का एनालिसिस गलत है। किसको मिल भाई 2019 का परिणाम आप देखेंगे, देश की जो ये तो 2014 से 19 के बीच में भी सारे काम हुए हैं या कुछ नया हो रहा है? क्या काम हुए बताइए ना। जो आप ही तो गिना रहे हैं, मैंने तो आपकी बात को आगे बढ़ाया। जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट सब मानते हैं। ठीक है, जनता जनार्दन है, जनता ने वोट दिया है, मगर जनता आपकी बार समझदार है। 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। अगर